वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर भावना पांडे आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें जिन जिन विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतिहास, इसके पृष्ठभूमि, स्कूली शिक्षा के लिए सुझाव, उच्च शिक्षा के लिए सुझाव, शिक्षक बनने के लिए सुझाव, पुरानी शिक्षा नीति व नई शिक्षा नीति में अंतर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे, और हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ और दोष। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इतिहास में कि इससे पहले क्या हुआ। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी। इससे पहले भी बहुत सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। जो हमारी सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। ये 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत कोठारी, इनकी सिफारिशों पर 1968 में पहली बार एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत किया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस काल में, तो उस टाइम पे सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1986 में आई थी, और ये 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई थी। लेकिन यहाँ पर फिर 1986 की जो नीति थी उसमें कुछ बदलाव मान रहे थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए। तो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के सरकार द्वारा 1986 की पॉलिसी को संशोधित किया गया। तो इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। और अब जो हमारी शिक्षा नीति आई है 34 वर्ष बाद, इसको मैं शिक्षा का दुर्भाग्य कहूंगी कि 34 साल बाद हमारी नीति आई है। तो जो ये नीति आई है वो 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं पृष्ठभूमि। हम आज की जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी थी, इसके अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन थे, और ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने स्कूली शिक्षा के लिए इस नई शिक्षा नीति को जारी किया। आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, रखा गया, और ये नीति 29 जुलाई 2020 को शाम को 4 बजे बुधवार को जारी की गई। तो ये जो NEP 2020 है, इससे पहले देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं 1968, 1986 और पुनर्निर्मित 1992 में आई। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन नीतियों में परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता थी, और ये आवश्यकता शिक्षा के पर्टिकुलर एक क्षेत्र में नहीं थी, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में हमें परिवर्तन करना था, चाहे वो प्राथमिक में हो, चाहे वो माध्यमिक में हो, चाहे उच्च में हो, और उसके सभी पक्षों में परिवर्तन की आवश्यकता थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा के लिए सुझाव। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के हमारे सामने आता है, तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाली शैक्षणिक संरचना का
प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। अभी तक हमारी जो शिक्षा नीति थी वो 10+2 पे जोर देती थी, लेकिन अब हमारी शिक्षा नीति में चेंज आया है। तो ये जो हमारा देखा गया है 5+3+3+4 आया है। अब इसमें है क्या, तो सबसे पहले जो 5 वर्ष की बात करें तो उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2 क्लास वहां पर पढ़ी जाएगी, जहां पर बच्चे को उठना, बैठना, बोलना, सामान्य चीजें उन्हें सिखाई जाएगी, जिससे कि वो विद्यालय के तौर तरीकों को समझ सके और सामान्य जानकारियां उसे दी जाएगी। इसके बाद 3 की बात करें तो जो 3 का वर्ष होगा वो प्रिपरेटरी स्टेज का होगा। ये प्रिपरेटरी स्टेज जो हमारी होगी क्लास 3rd, 4th, 5th, ये 3 स्टेज हमारी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर बच्चे को जनरली उसे प्रेयर से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा अन्य चीजों से रिलेटेड, जैसे उसे पानी लाना, उसे थोड़ा खेती से रिलेटेड या उसे अपने पर्यावरण से रिलेटेड हल्का फुल्का ज्ञान उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर जो हमारी 3rd है, जिसे हम उच्च प्राथमिक चरण कहते हैं। तो ये 6th, 7th, 8th यहाँ पर हम लेंगे क्लास, और लास्ट का जो हम 4 वर्ष ले रहे हैं वहां पर हम उच्च को लेंगे, उच्च माध्यमिक को लेंगे, और यहाँ पर हमारा आएगा 9th, 10th, 11th, 12th। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, ये बहुत अच्छा फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो बच्चे के बहुआयामी पक्ष का विकास करने चाह रहे हैं, वो बहुआयामी पक्ष का विकास हो पाएगा। इसके बाद अन्य पॉइंट लें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। यहाँ पर ये कहा गया है कि सिर्फ हम पढ़ाई को ही करिकुलम में ना रखें, ओनली सिलेबस को ही ना रखें, हम सिलेबस से अतिरिक्त और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी रखें। ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है वोकेशनल पर जोर। तो यहाँ पर व्यवसाय को जोर दिया गया है। तो यहाँ पर व्यवसाय को जो जोर दिया गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि कक्षा 6 से ही बालक को बागवानी का ज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन चीजों का उसे ज्ञान देना चाहिए। आजकल हमारे विद्यालय में एक समस्या आती है कि टीचर अगर बालक से किसी काम के लिए कहता है, चाहे वो सफाई से रिलेटेड है, चाहे वो पानी लाने से रिलेटेड है, चाहे वो अन्य कार्य, तो कहीं ना कहीं बालक वहां पर अपने को निकृष्ट समझता है। जबकि यहाँ पर हमारा ये है कि नहीं, ये वोकेशनल में नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें उसे ज्ञान देना चाहिए कि नहीं, ये काम भी उसे सीखने हैं, उसको आचार, विचार, इन चीजों का भी ज्ञान दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करें नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के 2 भागों की बात की गई है कि बोर्ड एग्जाम जो हमारा होगा वो 2 भागों में होगा। तो यहाँ पर एक तो है हमारा मेन पेपर और दूसरा हमारा आएगा बैक पेपर। तो ये 2 पेपर में हम अपने बोर्ड पेपर को दे सकते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स साउंड। अब मेन चीज तो होती है कि बच्चे की लाइफ स्किल डेवलप करना। लाइफ स्किल यानी कि जीवन से संबंधित हर कौशल का उसके अंदर विकास हो, चाहे वो उसके व्यक्तिगत गुण हो, चाहे वो उसके व्यावसायिक गुण हो, चाहे वो उसके कोई से भी गुण हो, जो उसके जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक हैं, उस चीज का ज्ञान दिया जाएगा और मूल्यांकन में उस चीज को रखा भी जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। 3 से 6 के बच्चों के लिए
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर यही है कि जब बालक 3 से 6 होगा वो बहुत छोटा होगा। यहाँ पर हमें उसे ज्ञान को ठूसना नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ उसे स्कूल में बैठना, अन्य बच्चों से मिलना, बोलना, ये सामान्य, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित भी हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट बात करें, एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें शिक्षा का विकास करना है। शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे, हर कोई शिक्षा को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट, बच्चों के लिए नया कौशल कोडिंग कोर्स शुरू। अब यहाँ पर जो कोडिंग कोर्स की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कंप्यूटर की, क्योंकि मेन उद्देश्य आजकल के उसमें हमारा ये है कि बच्चे में तर्क शक्ति और कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से उसको कोडिंग भी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। जो हमारे बोर्ड के पेपर होंगे, उन बोर्ड के पेपरों का मूल्यांकन के लिए कि छात्र क्या सीख रहा है, जो उद्देश्य है उसको कितना प्राप्त कर रहा है, तो उसका मूल्यांकन के लिए एक अलग से निकाय की स्थापना की गई है जिसका नाम परख है। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा नामांकन से छूटे नहीं। 2030 तक हर एक बच्चा उसका नामांकन हो सके, वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, छात्रों के लिए 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जो न केवल विषयों में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा, बल्कि उनके कौशल व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताएगा। अब 360 डिग्री, तो हम जब वृत्त बनाते हैं तो आपको पता है वो वृत्त पूरा हमारा 360 डिग्री का होता है, यानी कि ओवरऑल होता है। तो यहाँ पर भी जो हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है वो ओवरऑल को देखते हुए करना है, सिर्फ विषय के ज्ञान को देखते हुए ही नहीं करना है। नेक्स्ट, छात्रों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प, व्यावसायिक कौशल के विषयों सहित अध्ययन करने के लिए विषयों को सही से बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आजकल क्या कर दिया था, हमारे संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, शिल्प, इन सबको बहुत कम महत्व दिया जा रहा था। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके महत्वों को फिर से उजागर किया और कहा कि नहीं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प आदि विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाए। तो ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट ही है। अब तक हमने स्कूली शिक्षा की चर्चा की थी, अब हम उच्च शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। तो उच्च शिक्षा में 5 साल का कोर्स वाले एमफिल की छूट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यही आया है कि यहाँ पर एमफिल की छूट है। नेक्स्ट, कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी, जो उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, वो उन कॉलेजों को जो ग्रेड मिलेगा A, B, C, उसी के आधार पर उसे स्वायत्तता दी जाएगी या मान्यता दी जाएगी कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने कार्यों को कर सके। अब मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन, शिक्षा सब तक पहुंचे, सब तक सुलभ हो, अच्छे से चल पाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जोर दिया जाने की बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट, 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य,
तो उच्च वहां पर हमारे 2030 तक हमारे 100% की बात की थी, और यहाँ पर हम लोग 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखते हैं उच्च शिक्षा के लिए। नेक्स्ट, लीगल व मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं किया गया है इसमें। नेक्स्ट, सरकारी व प्राइवेट शिक्षा मानक समान। तो यहाँ पर अब तक जो विद्यालयों में अंतर देखा जाता था, जो अंतर हम लोग देखते थे कि एक बहुत बड़ी खाई हमारे सामने बच्चों के सामने आती थी कि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हर के मानक को बराबर करने को बात की गई है। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। तो यहाँ पर कहा गया है कि रिसर्च कराने के लिए एक नया फाउंडेशन होगा, और वो फाउंडेशन हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा। नेक्स्ट, शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा। तो मेन यहाँ पर यही है, आज का युग तकनीकी का युग है, आज का युग विज्ञान का युग है। तो यहाँ पर तकनीकी को जितना बढ़ाया देंगे तो उतना हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव। तो यहाँ पर ये भी बात की गई है, यहाँ पर किसी भी बच्चों को छोड़ा नहीं गया है, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो दिव्यांग जनों से हो। तो सबकी शिक्षा में सुधार के लिए, सबको अच्छा ज्ञान देने के लिए कुछ ना कुछ चेंज इस शिक्षा नीति में करे गए हैं, और साथ ही उनके लिए स्कॉलरशिप या अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी आदि जो हमारी थी, ये जो हमारी रेगुलेटर बॉडी थी, इनको बंद करके, इनको खत्म करके एक ही बॉडी होगी, ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। यहाँ पर यही कहा गया कि मेन ऑनलाइन एजुकेशन, जितना बच्चों को हम टेक्नोलॉजी का नॉलेज दें, डिजिटल इंडिया की बात यहाँ पर कही जा रही है। नेक्स्ट, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, जिससे उच्च शिक्षा के लोगों को यहाँ पर कोलिब्रेशन, बच्चों को कोलिब्रेशन में मदद मिलेगी कि उनके ज्ञान को वो लोग ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेगा। भाई यहाँ पर एंट्री और एग्जिट की बात करी गई। पहले क्या होता था, एक बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में ले लिया एडमिशन, उसके बाद किसी कारण उसने छोड़ दिया, तो फिर बाद में उसे बीए या कोई चीज करता था तो नई तरीके से करना पड़ता था, यानी कि वो उस 1 साल का उसे कोई फायदा नहीं होता था। या एक बच्चा है, वो बीबीए करने जा रहा था और किसी कारण उसने 2 वर्ष बीबीए में लगाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, या पास होने के बावजूद अब ऐसी परिस्थिति है कि वो कर नहीं रहा है और वो कुछ दूसरी चीज करना चाह रहा है, तो वो दूसरी चीज करके फिर एक साल बाद करना चाहे, तो यहाँ पर उसे संभावना दी जा रही है कि वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन पहले ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। नेक्स्ट, उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, हमने कहा ना एग्जिट और एंट्री की बात की थी, तो यहाँ पर 3 वर्ष तक जो बालक पढ़ेगा, स्नातक करेगा, तो पहले साल उसे प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री, और चौथे वर्ष के बाद उसे शोध का साथ स्नातक मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, देश में आईआईटी, आईआईएम के समक्ष वैश्विक मामलों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसने शिक्षक के लिए क्या कहा। तो इन्होंने क्या कहा, नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के स्वरूप में भी बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? अभी तक ये जो होता था, ये 2 उसमें होता था, क्योंकि हमारा 10+2 2 उसमें बटा था, तो वहां पर 2 उसमें होता था।
हम एक 6 to 8 होता था हमारा वहां पर के लिए होता था, और एक प्राइमरी लेवल पे होता था। लेकिन अब जो हमारे इतने पार्ट बने हुए हैं, फाउंडेशन पार्ट बना है, प्रिपरेटरी पार्ट बना है, मिडिल बना है, सेकेंडरी बना है, तो उस हिसाब से हर पैटर्न में टीईटी के पैटर्न भी सेट किया जाएगा और हर उसमें टीईटी का पेपर होगा। नेक्स्ट हम बात करते विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जाएगा और सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो उम्मीदवार टीटी पास करेंगे उन्हें एक डिमॉन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान दिखाना होगा। नेक्स्ट बात करें नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। नेक्स्ट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और वैकेंसी का ब्यौरा डिजिटल मैनेज होगा और शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब हम न्यू पॉइंट की ओर चलते हैं। पुरानी शिक्षा नीति हमारी क्या थी और नई शिक्षा नीति क्या थी। तो मैंने पहले भी कहा जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसका स्वरूप 10+2 था और ये वाली शिक्षा नीति का स्वरूप हमारा 5+3+3+4 है। अब नेक्स्ट कहें तो पहले की शिक्षा नीति में ऑनलाइन लर्निंग एवं टेक्नोलॉजी पर जोर नहीं दिया गया था, लेकिन नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन लर्निंग एवं टीचिंग टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट कहें तो पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती थी, सभी के लिए अलग अलग नियम थे, लेकिन अब चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर के लिए एक ही नियम होगा। नेक्स्ट कहें यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं को बहुत महत्व दिया जाता था, बच्चे पे एक बोर्ड परीक्षा का बहुत बड़ा दबाव होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इस दबाव को कम करने की बात की गई है। आगे हम बात करें तो पहले परीक्षा रखने पर आधारित होती थी, यहाँ पर रखने हैं, पहले परीक्षा रटने पर आधारित होती थी और लेकिन अब ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगी कि हम सिर्फ रटे नहीं, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसका हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग भी करें। तो पहले कला विज्ञान वाणिज्य विषयों में अलगाव होता था, हम इनमें से किसी एक को ही चुनते थे, लेकिन अब हमें ऐसा कोई चुनाव नहीं करना पड़ेगा, इनमें कोई अलगाव नहीं रहेगा। बालक साइंस का भी ज्ञान ग्रहण करेगा, बालक आर्ट का भी ज्ञान ग्रहण करेगा, बालक वाणिज्य का भी विषय ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले खर्च का जीडीपी में केवल 4% लगभग इतने के बराबर था, लेकिन अब 4% को बढ़ाकर 6 जीडीपी का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है एनईपी द्वारा। अब मेन बात जो हम कहें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य या लक्ष्य था, क्या था, तो इसका मेन लक्ष्य था भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। अब हम बात करते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभ। तो लाभ को देखा जाए तो भारतीय शिक्षा की संरचना को और अधिक गतिशील, लचीला और प्रासंगिक बनाया गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट कहीं उच्च शिक्षा को प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया गया है यहाँ पर, और बस्ते के बोझ को कम कर पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया है। नवाचारों को प्रोत्साहित करना है यहाँ पर, मजबूत नींव का निर्माण करना यहाँ पर हम ये बात कही गई है, और मूल्यांकन पद्धति का विकास किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट कहें भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य को विकल्प के रूप में उपलब्ध यहाँ पर हों। नेक्स्ट कहें युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि की भी बात यहाँ पर कही गई है। अब ये तो हमने लाभ की बात करी, अब हम कहें इसके दोष क्या हैं। तो पहली बात की गई है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यहाँ पर कही गई है कि शिक्षा महंगी होगी। दूसरी बात कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। हम सिद्धांतों या फॉर्मेट के रूप में हमने लिख दिया है, लेकिन जब हम इसे व्यवहारिक रूप में अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर समस्या देखने को आएगी। नेक्स्ट कहें इन्होंने कहा गया है जीडीपी 6% खर्च होगा, लेकिन वो आएगा कहाँ से। नेक्स्ट कहें
यहाँ पर जो भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होनी है, तो यहाँ पर सभी राज्यों का परस्पर सहयोग होना भी एक अत्यंत आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, इन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए इंटरव्यू होगा, तो लेकिन इंटरव्यू होगा कैसे? इंटरव्यू पहले भी होता था और इंटरव्यू में हमें बहुत सी समस्या धांधली वाली भी देखी गई थी। तो ये लोग इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू लेंगे या क्लासरूम इंटरव्यू लेंगे, इस चीज की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।